नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आपका पुनः स्वागत है मेरे एवं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड में। इसके पहले मैं केमिकल बॉन्डिंग में आपको बीबीटी थ्योरी बता दिया था और बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मॉड थ्योरी दूंगा। क्यों मॉड थ्योरी आई है ये भी बताया था कि अगले वीडियो में मैं बीबीटी थ्योरी की लिमिटेशन बताऊंगा। तो बीबीटी थ्योरी में अनेक जो है लिमिटेशन थी, अर्थात अनेक कमियां थी, जिसको दूर करने के लिए मॉड थ्योरी आई है। तो मैं पहले थोड़ा सा 1 मिनट में लिमिटेशन ऑफ बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन बता देता हूँ। पहली कमी तो ये थी कि बीबीटी के अनुसार O2 मॉलिक्यूल्स कैसा होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए, मैग्नेटिक अर्थात प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, प्रतिचुंबकीय है। जबकि O2 मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक है। कैसा है? पैरामैग्नेटिक। इसकी यह व्याख्या नहीं कर पाई, अर्थात चुंबकीय गुणों की बहुत अच्छी से व्याख्या नहीं कर पाई। दूसरी, यह थ्योरी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर पाई। मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर पाई। स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर पाई मतलब जैसे यह थ्योरी ये नहीं बता पाई है, इसने बॉन्ड की स्टेबिलिटी की व्याख्या तो की, सिग्मा बॉन्ड जो है अधिक पावरफुल होगा कंपेरेटिव देन पाई बॉन्ड की, लेकिन जैसे O2 और O2 प्लस है तो इसमें कौन सा बॉन्ड ज्यादा पावरफुल होगा, ये इसकी व्याख्या नहीं कर पाई। क्योंकि तीसरा पॉइंट है, यह थ्योरी भिन्नात्मक बॉन्ड की व्याख्या नहीं कर पाई। बॉन्ड की एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है ना। कैसी कि जैसे O2 में दो बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो ये तो बता दिया, लेकिन इसमें 2.5 है, कहीं कहीं बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ रहा है, तो ऐसे बॉन्डों की यह व्याख्या नहीं कर पाई। चौथा नंबर, यह थ्योरी किसकी बात कर रहे हैं, अभी बीबीटी की कमियों की बात कर रही है, और बीबीटी की कमियों को दूर करने के लिए ही मॉड थ्योरी आई। ठीक है ना। यह थ्योरी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री की व्याख्या नहीं कर पाई। मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कैसा होगा, चतुष्फलकी होगा कि रेखीय होगा। यह थ्योरी मॉलिक्यूल्स की शेप की भी व्याख्या नहीं कर पाई। यह थ्योरी पोलरिटी की भी बहुत अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाई। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह थ्योरी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स की भी व्याख्या नहीं कर पाई, अर्थात जिन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन है, विषम इलेक्ट्रॉन है, उनकी व्याख्या नहीं कर पाई। और जो बीबीटी थ्योरी थी, यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स की भी व्याख्या नहीं कर पाई। V2S6 जैसे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्या होता है, बीबीटी थ्योरी मैंने बताया था, ऐसे मॉलिक्यूल्स की भी व्याख्या नहीं कर पाई। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए मॉड थ्योरी आई, लेकिन सभी कमियां तो दूर नहीं हुई, अधिकांश कमियां दूर हुई थी। तो अब इधर से लिखेंगे आप मॉड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इधर लिखेंगे डेफिनेशन, इधर से लिखेंगे बीबीटी की कमियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिक हुंड एंड मुल्केन, हुंड तथा मुल्केन ने सन 1932 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी कहते हैं। यह सिद्धांत तरंग के
सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ क्या है? इसमें मॉलिक्यूल्स को तरंग बताया है। क्या बताया है? मॉलिक्यूल्स को तरंग बताया है। इसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। अब आप लिखें थ्योरी के मुख्य बिंदु। ठीक है, पहला बिंदु क्या है इस थ्योरी का? फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पहला बिंदु देखो, बीबीटी ने क्या बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। मोट थ्योरी का यही सबसे बड़ा तगड़ा विरोध क्या है? मोट ने बताया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट है 2 और मोर ऑर्बिटल्स मिलकर 2 और मोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ये पहला पॉइंट है। मॉट के अकॉर्डिंग 2 अथवा 2 से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर 2 और मोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे। मीन्स दूसरा पॉइंट है इनका, यदि नंबर ऑफ n एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैं लिखता हूं AO, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो नंबर ऑफ n ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर n और एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? जैसे इन्होंने कहा कि A1 प्लस A2 ये मिले तो कितने बनेंगे तुम्हारे? 2 ऑर्बिटल्स मिले तो 2 ऑर्बिटल्स इधर बन जाएंगे। जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है और जे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि यदि n एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो बने हुए n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में n/2 की एनर्जी कम तथा शेष n/2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होगी। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों होगा। ठीक है ना जी? तुम्हारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? अभी आपको डायग्राम भी बताऊंगा, इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर दूंगा, बशर्ते आप इस वीडियो को धैर्य से देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। देखिए, अगर आप जो है अधूरा ज्ञान सीखेंगे तो आपको महाभारत की कहानी पता होगी, अधूरा ज्ञान सीखोगे तो अभिमन्यु बनोगे, और अगर कंप्लीट ज्ञान सीख करके जाओगे तो अर्जुन की तरह विश्व विजयी बनोगे। इसलिए कभी भी कंप्लीट अधूरा ज्ञान ना सीखें, अगर देखें तो कंप्लीट देखें, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है कि जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है तो उन्हें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं?
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ये नॉमेनक्लेचर है। और जिनकी एनर्जी अधिक होती है उन्हें एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इन्हें स्टार से व्यक्त करती है। ठीक है ना। अच्छा, पांचवा पॉइंट क्या है? बने हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को सिग्मा, एंटी सिग्मा, पाई, एंटी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। मतलब कि जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। एंटी वाले को हम एंटी सिग्मा, एंटी पाई और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर को सिग्मा तथा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है? चार पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट अभी बाद में, पहले पॉइंट नोट करते जाइए आप। इसके बाद आपको पूरा डायग्राम बताता हूं। ठीक है। बने हुए एमओ में इलेक्ट्रॉन ऑफ बाउ रूल के अनुसार ही भरते हैं। छठवां, बने हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हुंड के रूल के अनुसार ही भरते हैं। देखो, जो आप बाउ का रूल क्या है कि सबसे पहले कम एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भरेगा, फिर इसके बाद अधिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएगा। और हुंड का रूल क्या है कि यदि दो और दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स डिजनरेट हैं, जिनकी एनर्जी समान है, तो पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर युग्मन होगा। ठीक है ना। सातवां पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेव की तरह मिलते हैं और जब दो वेव आपस में कंस्ट्रक्टिव मिलती हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है समपोषी व्यतिकरण। समपोषी कंस्ट्रक्टेड मिलती हैं तो सदैव बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। और यदि डिस्ट्रक्टिव मिलती हैं, यानी विनाशी व्यतिकरण के फलस्वरूप मिलती हैं, तो सदैव एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। मैं दिखाता हूं इधर अब आपको। ठीक है थ्योरी, देखो, एक ऑर्बिटल्स ये तुम्हारा A1
प्लस एक ऑर्बिटल ये है A2। अब देखो ये तुम्हारा जो ऑर्बिटल्स है वेव के रूप में है, ऐसे इसको हम ले सकते हैं J1 और प्लस इसको ले सकते हैं हम J2, ठीक है ना। अगर ये कंस्ट्रक्टर मिलती हैं तो देखिए जरा क्या बनेगा जाकर के, आफ्टर रिएक्शन ये बन जाएगा, ये जो है बड़े बड़े आयाम से इसका ये लोब बन जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये आया तुम्हारा क्या J इक्वल टू J1 प्लस J2, और ये जो ऑर्बिटल्स कहलाया ये कहलाया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। यही देखो दो प्रकार से ऐसी बन सकता है A1 प्लस A1 और ये है दूसरा A2। अब जी ऐसे है, ये है J1 तुम्हारा, और लेकिन ये घट जाए इधर से माइनस J2। जब दो तरंगे घटती हैं जाकर के तो विनाशी व्यतिकरण होता है और इस टाइप से जुड़ती तो उसको समपोषी कहती है, कंस्ट्रक्टिव और ये डिस्ट्रक्टिव। तो इस प्रकार से ये क्या बनेगा, ये समाप्त हो जाएगी लाइन पूरी, ये लाइन टाइप की आ जाएगी और ये कहलाया तुम्हारा परिणामी J इक्वल टू J1 माइनस J2। इसको कहा हमने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसा क्यों कहा बेटा, देखिए ऐसा करने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी क्या है कम है, E कम है, और इसकी एनर्जी ज्यादा अधिक है, ठीक है ना। तो इसकी एनर्जी अधिक है, तो अब जब भी एक बार में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगी तो उसकी दो संभावना हो सकती हैं कि वह कंस्ट्रक्टिव मिल सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव मिल सकती हैं। तो दो संभावना से ज्यादा नहीं होंगी, तो जब दो संभावना होंगी तो दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक आपका अधिक ऊर्जा वाला बनेगा और एक कम ऊर्जा वाला बनेगा। जब डिस्ट्रक्टिव मिला होगा तो अधिक ऊर्जा वाला बनेगा जिसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जब कंस्ट्रक्टिव मिला होगा तो इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब मैं कुछ आपको दिखाता हूं कि कैसे बनती हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट ये है A1 और ये है तुम्हारा A2, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, इसका भी 1s2, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2s2, इसका भी है 2s2, ठीक है ना। तो अगर ये मिलेंगे तो देखना जरा, ये एक ऑर्बिटल से है एक ऑर्बिटल से है, तो कितने मिले, दो मिले तो दो बनेंगे, ठीक है ना। ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हैं A1 A2 यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जी क्या है बेटे एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, और जी जो बन रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले तो कितने बनेंगे, दो बनेंगे। तो ये क्या मिला होगा कंस्ट्रक्टिव के थ्रू, ये गया होगा डिस्ट्रक्टिव के थ्रू, तो ये कहलाया तुम्हारा सिग्मा 1s और ये कहलाया एंटी सिग्मा 1s। ऐसा क्यों कहलाया, क्योंकि एक की एनर्जी कम है। अगर हम ऐसी ले लें, ऐसी एनर्जी, ये एनर्जी का बढ़ता क्रम ले लें तो इसकी एनर्जी कम होगी तो ये कहलाया सिग्मा, और इसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो ये कहलाया एंटी सिग्मा। अभी बताया था इनके नाम पढ़ रहे। अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन से, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन से, 4 इलेक्ट्रॉन से, तो आप बाउ रूल का पालन करेंगे। एक बार फिर रिवीजन करो, दो अथवा दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है ना। अगर n एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनमें से n/2 की एनर्जी कम, n/2 की एनर्जी ज्यादा। तो हमारे दो मिले तो दो बने, तो एक की एनर्जी कम है और एक की एनर्जी ज्यादा है। जिसकी एनर्जी कम है उसे कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी ज्यादा है उसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना।
अब अगला पॉइंट क्या बताया था, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन किसके नियम के अनुसार भरते हैं, आप-बाउ रूल के अनुसार। क्या है आप-बाउ रूल, जब तक तुम्हारा कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कंप्लीट ना भर जाए, तो पहले ये तब तक अधिक में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तो जब ये कंप्लीट हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। ये आप-बाउ रूल का आप-बाउ रूल है। अच्छा, अगर दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स होती वो 2p में आएगा, अभी बताऊंगा, तो उसमें हुंड का रूल भी फॉलो होगा। ठीक इसी प्रकार से दो ऑर्बिटल्स मिल रहे तो दो फिर बन जाएंगे। ठीक है ना, ये कहलाया सिग्मा 2s, ये एंटी सिग्मा 2s। फोर्थ इलेक्ट्रॉन तो पहले दो इसमें आएंगे फिर दो इसमें आएंगे, ठीक है ना, इस टाइप से बन जाएंगे। अच्छा, तो अब आपको इसको याद क्या करना है, इनकी एनर्जी का सीक्वेंस याद करना है। तो विभिन्न मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन भरने के लिए MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर निम्न है। नंबरिंग, इसमें दो पॉइंट याद करना है तुमको। 1 पॉइंट, इफ टोटल इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन एंड इक्वल 14, यदि मॉलिक्यूल्स की, ये ध्यान रखना, ये जो थ्योरी है केवल और केवल डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स टेट्रा के लिए नहीं है। और यदि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हैं, 14 के बराबर हैं या 14 से कम हैं, तो एनर्जी का क्रम, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या है, देखो तुमको याद कराने के लिए सबसे पहली कोर्स आएगी तो 1s, फिर 2s, फिर 2px, 2py, 2pz, फिर 2px, 2py, 2pz। देखिए जरा, इतने में बन नहीं पाएगा, इधर नीचे से लिखता हूँ। देखो याद करने का तरीका बताऊं, जब एक एटम है तो 1s के बाद क्या आ जाता है 2s, 2s के बाद क्या आ जाता है 2p, ठीक है ना। अगर दो एटम है तो दो बार आएगा 1s, 2s, 2s, ठीक है ना। अब 2p में तीन ऑर्बिटल्स होते 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz, तो दो बार ये भी आएंगे 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz। फिर से एक बार समझो, जब एक एटम होता है तो 1s की बात फिर तुरंत क्या आता है 2s, लेकिन दो एटम के ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो दो दो बार ये चीजें आएंगी 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, फिर से एक बार 2px, 2py, 2pz, ठीक है ना। अच्छा, अब तुम बताओ जरा, जब पहली बार 1s आया होगा तो इसकी एनर्जी कम है। अच्छा, एक चीज और बता दें, जब ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो बीबीटी ने बताया था एस के मध्य सदैव क्या होता है अक्षीय व्यापन, तो सिग्मा बॉन्ड लगेगा, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और जेड में भी सिग्मा बता दिया था, तो इधर तो सब जगह सिग्मा लगना, ठीक है ना। अच्छा, px py जब भी ओवरलैपिंग करते थे तो इनमें पाई लगता था, केवल इसी में पाई लगना है और कहीं कुछ नहीं लगना है, ठीक है ना। इनकी आगे पाई लगना है और कहीं पाई लगना है, क्यों, क्योंकि ये पार्शियल लेटरल ओवरलैपिंग करती हैं, ठीक है ना। तो केवल px और py के आगे पाई लगना है, बाकी सबके आगे सिग्मा लगना है। अब देखो, जब पहली बार कोई ऑर्बिटल्स आएगा, ठीक है ना, तो वो है तुम्हारा कम एनर्जी वाला, यानी बॉन्डिंग होगा, और जो दोबारा आएगा तो वो एंटी बॉन्डिंग होगा, तो उसमें स्टार लगा देना है, ठीक है। देखो
जी कैसा है तुम्हारा बॉन्डिंग है, और ये एंटी बॉन्डिंग है। ये तुम्हारा बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। अब दोबारा आया तो ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है ना, अच्छी बात है। अब और क्या देखना है तुमको, px और py की एनर्जी बराबर होती है। इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। सजाओ, ठीक है ना। अब ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या है, यही है ऊर्जा का बढ़ता क्रम। इससे ज्यादा ऊर्जा है इसकी, इससे ज्यादा है इसकी, इससे ज्यादा है तुम्हारी इसकी, इससे ज्यादा है, इन दोनों की बराबर है, इससे ज्यादा है इसकी, इससे ज्यादा है इसकी। यही ऊर्जा का तुम्हारा बढ़ता क्रम है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ठीक है ना। तो ये बात तब तक सत्य है जब तक तुम्हारे मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे 1 से लेकर के 14 तक हों। ठीक है ना। एक इसमें एक्सेप्शन भी आ जाता है, ये वाला जैसे N- वाला है या NO वाला है, तो ये एक्सेप्शन आ जाता है। तो मैं अभी एक्सेप्शन भी बता दूंगा आपको। इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, लेकिन इसी रूल का फॉलो करता है क्योंकि नाइट्रोजन है। ठीक है ना, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये इधर थोड़ा सा स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, तो ये एक्सेप्शन में मैं याद करा दूंगा आपको। क्या एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन नहीं है इसमें। टोटल इलेक्ट्रॉन जो N2 मॉलिक्यूल्स आएगा तुम्हारा, N2 मॉलिक्यूल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 15 हो जाते हैं, लेकिन रूल यही लगता है। ठीक है, एक बार याद कर लीजिए। सबसे पहले 1s पर, ठीक है, नोट कर लो। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराता हूं। देखो, सबसे पहले लिया हमने H2 का, ठीक, किसका लिया, H2 का, और यहां डायग्राम भी बनवाता हूं। ठीक है, H2 कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, टोटल इलेक्ट्रॉन है आपकी 2। इधर लिखता हूं मॉलिक्यूल्स, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो सबसे पहले क्या आता है, सिग्मा 1s, फिर क्या आएगा, सिग्मा 1s, 2 बार आएगा ना। इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा, इसलिए इसको लगाएंगे मिस्टर। फिर इसके बाद क्या आता है 2s, फिर एंटी सिग्मा 2s। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2। तो आप बाउ रूल कहता है सबसे पहले तो यही इलेक्ट्रॉन डाल दो। ठीक है, अब इसमें क्या है 0। तो देखो अब इसके बाद एक चीज जी हो गया, इधर डायग्राम बना देती, H है, GH है, और जी तुम्हारा थोड़ा दूर दूर बना, जी इधर H है, GH है, जी H2 हो गया। तो ये यहाँ बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जी है एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बताओ 1s 1, 1s 1, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो कितनी बनेगी, 2 ही तो बनेगी। देखो एक की एनर्जी कम है तो ये कहलाए सिग्मा 1s, ये कहलाए एंटी सिग्मा 1s कहलाया। अब इलेक्ट्रॉन्स भर दो इसमें बेटे, इलेक्ट्रॉन्स भर दो। तो देखो जरा कितना, 1 1 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप बाबू कहते पहले तो इसी को फिल करो, आप फिर ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स भर गए। तो अब अगर हम गौर करें तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने हैं बेटे, 2। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने हैं, 0। अतः अब इधर ये हेडिंग और इधर पर्सनल बन जाती है, अतः बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, चलो मैं पूरा लिखता हूं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटे 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम व्यक्त कर देते हैं किससे, Nb से, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम कर देते हैं Na से। ठीक है ना। तो ये बराबर फॉर्मूला आ जाएगा हमारा Nb माइनस Na बटे
2, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, देखो 2 - 0/2। तो ये थ्योरी ने देखो बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया, ठीक है। क्या निकाल दिया, बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया। और O2 मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक क्यों होता है उसका भी अभी बताऊंगा। पहले बताया ना कि अगर अर्जुन बनना है तो फिर पूरा सार देख करके जाओ, अब मन्नू बनना है तो फिर बीच में छोड़ के चले जाओ। तो देखो सबका निकालता हूं अभी इसी प्रकार से, ठीक है। अब देखिए था H2 के बाद He2 आ जाएगी। He2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर एंटी सिग्मा 1s, ठीक है ना। फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर आएगा एंटी सिग्मा 2s। ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए। तो अब देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपका, Nb - Na/2। तो बराबर कितना आ जाएगा, 0/2 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि He2 मॉलिक्यूल्स नेचर में नहीं मिलेगा। जिस मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स का कभी निर्माण नहीं होता है। तो कई बार क्वेश्चन क्लास 11 में तो अधिकांश क्वेश्चन पूछता है कौन सा मॉलिक्यूल्स नेचर में नहीं पाया जा सकता है, या विच इज मॉलिक्यूल्स नॉट एग्जिबिट इन नेचर, कौन सा मॉलिक्यूल्स नेचर में एग्जिबिट नहीं होगा। तो जिस मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर बेटा 0 होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स का निर्माण नहीं होता। तो यही कारण है कि अक्रिय गैसों का कभी मॉलिक्यूल्स नहीं बनता है, वो मोनो एटॉमिक रूप में रहती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका डायग्राम बनाना था तो कैसे बनेगा, देखिए। अब सबका डायग्राम यदि बनवाओगे तो थोड़ा सा जो है टाइम ज्यादा तो लगेगा। He और ये हुआ He, तो ये बना क्या, 1s² और ये भी बना 1s², ठीक है ना। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए और ये ऐसे आ गए। तो ये डायग्राम बन गया आपका, ठीक है ना, आरेख डायग्राम। अब देखिए सबकी करता हूं मैं, फिर डायग्राम अब आप लोग खुद बनाएंगे। इसके बाद देखिए Li2 का देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 3 दूनी 6। तो कितना होगा, सिग्मा 1s, एंटी सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर एंटी सिग्मा 2s। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 2 इसमें आए, 2 इसमें आए, 2 इसमें आ गए, ठीक है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं बेटे, ओनली 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला, N बॉन्डिंग माइनस N एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो बराबर कितना हो गया, इधर से देखिए 4 - 2/2 इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो यानी Li2 में कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर, 1 होगा, ठीक है ना। अच्छा, इधर देखिए N2 में और थोड़ा सा बता दे, चलो Ve2 का बता दे। Ve2 में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 8। तो सिग्मा 1s, फिर एंटी सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर एंटी सिग्मा 2s, ठीक है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 2 2 2 8 हो गए। तो N बॉन्डिंग कितने हैं, N बॉन्डिंग है आपके 2 और 2 4। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 और 2 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, N बॉन्डिंग माइनस N एंटी बॉन्डिंग बटे 2 बराबर 4 - 4/2 बराबर कितना आ गया, 0। ये ध्यान रखना, He2 का कितना आया, 0, और इधर आया Be2 का 0। यानी जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे उसका आया कितना, 0, और जिसके एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे उसका कितना आया, 0, ठीक है ना। अब देखो जरा Be2 के बाद B2 लगा लीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो कितना आया B, सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर एंटी सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर एंटी सिग्मा 2s, फिर क्या आता है बेटा, पाई 2px बराबर होगा पाई 2py
फिर इसके बाद आता है सिग्मा 2pz। बोलो ठीक है। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2। अब इन दोनों की एनर्जी बराबर है, तो हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो कितने? 2 2 4 2 6 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे। अगर इधर तुमने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए तो हंड की रूल का अपमान हो गया, नाराज हो जाएगा। वो कहता है कि मेरे रूल को मान के चलिएगा और इसमें लागू है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए था एन पी बराबर कितना है बेटा? 2 2 4 और 2 6। एन एंटी बॉन्डिंग कितना है? 2 2 4 कितना है? इधर 0 लिख सकते हैं, 4, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, बोलो, एन बी माइनस एन ए बटे 2। तो कितना होगा? 6 माइनस 4 बटे 2 बराबर 1, ठीक है ना। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी देख लो बेटा, इसमें अनपेयर्ड होगा नहीं होगा? इसमें जो ऑर्बिटल फुल फिल्ड होता है उसमें कभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। देखो इसमें ये अयुग्मित है, ये अयुग्मित है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। सो नेचर क्या होगा इसका? नेचर होगा पैरामैग्नेटिक। देखो इस थ्योरी की कितनी सुंदरता है। इसने जो है आपकी चुंबकीय गुण की भी कितनी अच्छी व्याख्या की, और इसने बॉन्ड ऑर्डर की भी व्याख्या कर दी कि किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। अभी आपको भिन्नात्मक 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर निकलेंगे, ठीक है ना। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर भी सुटेबल निकाला जिसका, और इसने बताया जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितनी ज्यादा होगा वह मॉलिक्यूल्स उतनी ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। ये कितनी ढेर सारी चीजें बताई इसने। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में यदि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो होगा डायामैग्नेटिक। वो अगर एक या एक से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकले, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो होगा पैरामैग्नेटिक। तो देखो B2 के लिए इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाई थी तुम्हारी बीबीटी थ्योरी की अकॉर्डिंग। इसमें नंबर ऑफ इवन इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था प्रतिचुंबकी। ऐसी O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है, इवन है, तो उसके अकॉर्डिंग O2 हो रहा था तुम्हारा प्रतिचुंबकी, जबकि वो निकला था अनुचुंबकी। इसी प्रकार से O2 में भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अच्छा, और बता देता हूं, चलो देखो B2 के बाद देखो C2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन है आपके 12। तो सबसे पहले 1s सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर 1s के बाद एंटी सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर एंटी सिग्मा 2s, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और फिर है इसके बाद सिग्मा 2pz। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 12। तो 2 2 4 2 6 8, इधर तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए इनमें क्या एक एक इलेक्ट्रॉन डालना चाहिए? हाँ बिल्कुल एक एक इलेक्ट्रॉन डालना चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं? 4th इलेक्ट्रॉन। तो कौन वो देख रहा है, तो उसकी पेयरिंग होनी है तो 2 2 डाल दीजिए। लेकिन वास्तव में सच्चाई यही है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें डाला होगा, लेकिन कौन तुम्हें देख रहा है, तो डाल दीजिए 2 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब और बचे क्या? बचे होते तो जेड में आते। तो देखिए बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। तो बॉन्डिंग एन भी कितने हैं? 8। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं बेटे? एंटी बॉन्डिंग है 4, ठीक है ना। अच्छा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर होगा एन बॉन्डिंग माइनस एन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 इक्वल टू बॉन्डिंग कितनी है? 8, एंटी बॉन्डिंग कितनी है? 4 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो अच्छे से, यहाँ है क्या? कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0। सो नेचर क्या हो जाएगा आपका?
नेचर होगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, इसका नेचर होगा बेटा डायामैग्नेटिक, ठीक है ना। अब अपन बताते हैं किसको, C2 के बाद आ गया तुम्हारा N2, ये आ गया, आ जाने दो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 40, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, ठीक है ना। अब 14 आ गया तो एन भी कितना होगा बेटा, देखिए 2 2 4 2 6 10 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ही आ गए। समझ लो बात, नहीं मत कह देना कि एकदम से बता दिया, ठीक है। तो N2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, तो N भी कितने हैं 10, और जी 2 और 2 4 ये कितने हैं 4 ही है। तो बताओ वही सूत्र लगेगा बॉन्ड ऑर्डर Nb माइनस N, तो इधर पर बदलाव आ जाएगा 10 माइनस 4/2, तो इधर कितना आ जाएगा 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए 0 है, नेचर डायमैग्नेटिक। इसका मैं डायग्राम आपको बताता हूं, ठीक है ना, डायग्राम। अगर कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा और समझ लीजिएगा। देखो डायग्राम में ये है तुम्हारा एक नाइट्रोजन, ये है तुम्हारा दूसरा नाइट्रोजन, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ये बना तुम्हारा इधर N2, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s², इसका भी है बेटी 1s², इसका क्या है 2s², इसका भी है 2s²। बोलो 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 भर चुके, तो इसका है 2p3, इसका भी है क्या 2p3, ठीक है। अच्छा एक ऑर्बिटल से एक ऑर्बिटल कितने मिले 2, तो कितने बनेंगे 2 बनेंगे। इसका नाम क्या होगा सिग्मा 1s, इसका नाम क्या होगा एंटी सिग्मा 1s, ठीक है। अब फिर से 2 मिले, तो फिर 2 बनेंगे, इसका नाम क्या होगा सिग्मा 2s, इसका नाम क्या होगा एंटी सिग्मा 2s। अच्छा अब बताओ जरा एक्चुअली ये देखिए जरा, ये क्या होता है 2px 2py 2pz, बोलो होता कि नहीं होता। तो कितने ऑर्बिटल थे 3, और 3 इसकी ऑर्बिटल थे, तो कितने मिले इस बार मिले बेटे 6, तो कितने बनेंगे 6। अब 6 बनेंगे तो सब बताइए कितना, पहले 2px है, फिर 2py है, फिर 2pz। तो देखो इन दोनों की तो ऊर्जा होती है बराबर, इधर मैं बनाता हूं ऊर्जा एनर्जी, ठीक है ना। इन दोनों की तो ऊर्जा होती है बराबर, तो ये आ जाएंगे सब फिर नीचे। ये क्या है पाई 2px और पाई 2py, ठीक है। इन दोनों की ऊर्जा बिल्कुल बिल्कुल बराबर है, 2pz की इनसे कुछ ज्यादा है, तो ये आ गया था। ये तुम्हारा क्या है सिग्मा 2pz, ठीक। अच्छा अब इसके बाद जो आएंगे एंटी वाले, तो फिर से ये इनकी ऊर्जा बिल्कुल बराबर है। ये क्या है एंटी पाई 2px और एंटी पाई 2py, इन दोनों की ऊर्जा बराबर है। इससे कुछ ज्यादा ऊर्जा है किसकी, किसकी ऊर्जा ज्यादा है इससे जेड की, तो ये इधर जेड आ जाएगा, दिखा नहीं रहा होगा कहो, तो ये इसकी ऊर्जा ज्यादा आ जाएगी, इधर जेड होगा, ठीक है ना। मैं इसको इधर बनाई देता हूं थोड़ा सा और दबा के, ये जेड है,
इसका नाम क्या है, एंटी सिग्मा 2p-Z। ये डायग्राम आपका बन चुका है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, देखिए कैसे भरेंगे। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखो पहले आप बाउ रूल का पालन तो 2 हो गए, फिर इससे अधिक ऊर्जा वाले में चले गए 2 हो गए। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो आप बाउ रूल के अनुसार पहले 2 इसमें, फिर 2 इसमें। अच्छा, अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 6, 2p3 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले एक इसमें आया और एक इसमें आया। क्यों? क्योंकि हुंड कहता है इनकी एनर्जी बराबर है। फिर और बचे तो फेयरिंग का तो कर दिया। अभी और बचे 2, हाँ बचे, तो पहले एक डाला, अब एक और बचा तो अधिक ऊर्जा वाले में तब जाएगा आप पाओ के अकॉर्डिंग जब ये पूरा भर जाएगा। तो ये भर चुका है, तो ये डायग्राम बन गया, ठीक है ना। वेरी गुड, ये इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिए आपको मैं बताता हूँ O2 का। तो O2 में क्या होना है, देखो ये नोट हो गया। अब एक नोट पहले लिखे, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर मिटाता हूँ। दूसरा पॉइंट था, यदि मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14 से 20, यानी कि 14 से ज्यादा हो और 20 तक हो। 20 से ज्यादा वाले कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं आए हैं यहाँ तक किसी भी कंपटीशन में, तो इतने हो तो क्या होता है, तो देखो जरा कितना होता है, वही पूरा सिग्मा 1s, फिर इससे ज्यादा है एंटी सिग्मा 2s, सॉरी 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर इससे ज्यादा है एंटी सिग्मा 2s। बस इधर अंतर आता है। इसके बाद अब इधर ही बदलाव है, इसके बाद आता था जो तुम्हारा 2px 2py जो आता था, और फिर आता था सिग्मा जेड, इधर आना है सिग्मा 2pz। बस ये अंतर है, बाकी पूरा सिस्टम बिल्कुल ज्यों का त्यों चलना है। यानी 2px के पहले 2pz आना है, बाकी पूरा वही 2p एंटी पाई 2px इक्वल टू एंटी पाई 2py, ये बराबर रहेगा। और फिर इसके बाद आएगा एंटी सिग्मा 2pz। ये बदलाव आना है। तो देखिए अब O2 का बताता हूं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। O2 का तो क्या आएगा, सिग्मा 1s स्क्वायर, फिर एंटी सिग्मा 1s स्क्वायर, फिर सिग्मा 2s स्क्वायर, फिर एंटी सिग्मा 2s स्क्वायर। फिर अब इसके बाद क्या आना है, सिग्मा 2pz, यही बदलाव हुआ है स्क्वायर, फिर पाई 2px बराबर होगा पाई 2py, ठीक है ना। इसके बाद आएगा एंटी पाई 2px, ये बराबर होगा एंटी पाई 2py, और इसके बाद आएगा एंटी सिग्मा 2pz, ये आएगा ना। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 16, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे हम पहले जी। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अतः देखिए एन बी कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितना है 10। एंटी बॉन्डिंग कितना है, गिन लीजिए आप, 2 2 4, ठीक है ना। तो ये है कितना, 2 2 4 और 2 6, ये कितना है 6। देखो 2 2 4 और 2 6,
तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, BO बराबर NB माइनस NA बटे 2, तो बराबर 10 माइनस 6 बटे 2 बराबर बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हैं बेटे, 1 और 1 2। अतः नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और यही बात तुम्हारी बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शो नहीं कर पा रही थी, और इसमें देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शो हो गए हैं। तो इसी प्रकार से आप प्रत्येक मॉलिक्यूल्स का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं उसका, ठीक है ना, उसका नेचर ज्ञात कर सकते हैं। इसका डायग्राम में और बना देता हूं आपको ताकि पता चल जाए, ठीक है। अच्छा, इसके डायग्राम में कुछ नहीं है, बिल्कुल वही डायग्राम है, जहां एनर्जी में उधर अंतर आया था तो इधर भी अंतर कर देना, ओ ये रहा O2, 1s स्क्वायर 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर और ये 2s स्क्वायर, और ये है तुम्हारा 2p4, तो इधर भी तुम्हारा क्या है 2p4। तो देखो जरा, ये 2 बनेंगे, फिर ये 2 बनेंगे, ये एक ऑर्बिटल ए है, एक ऑर्बिटल ए है, एक ऑर्बिटल तुम्हारा ए है, एक ऑर्बिटल तुम्हारा ए है। अब इधर जो 6 बनना है, तो इसमें तुम देख रहे हो कि जेड की एनर्जी कम थी, तो इधर बनेगा तुम्हारा सिग्मा 2pz, बस ये दिखता है। और फिर इसके बाद जी बनेगी तुम्हारी, जी है पाई 2px पाई 2py। तो ये अंतर है तुम्हारा इसमें एनर्जी, ठीक है ना। जेड की एनर्जी कम थी तो ये नीचे आ जाएगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन तो 2 इसमें आएंगे, और एक पहले, फिर एक, फिर 2, फिर दूसरा, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2 इधर 2 इधर, बिल्कुल जो कहते हैं। ये है सिग्मा 1s, ये है एंटी सिग्मा 1s, ये है सिग्मा 2s, ये है एंटी सिग्मा 2s। ये तुम्हारा डायग्राम हो गया। अच्छा, अब एक्सेप्शन क्या है, देखो जो तुम्हारा N2 माइनस होता है, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 15, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होगा जो हमने N2 के लिए किया था, अर्थात जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन वाला रूल लगता है वही होगा। इसके बाद अगर तुम ये, जैसे ये तुम्हारा सपोज दैट C है, ये C है, ये O है, तो इधर बन जाएगा CO, तो इसका कितना 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर, ठीक है ना, 2p3 आ जाएगा। तो 14 इलेक्ट्रॉन के नीचे वाला ये वाला जी नीचे आ जाएंगे और लग जाएगा। तो प्रत्येक मॉलिक्यूल्स का आप, मुझे लगता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं और बॉन्ड ऑर्डर वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको आता है एप्लीकेशन ऑफ मॉड थ्योरी, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ मॉड, ठीक है ना। नंबर एक तो है बॉन्ड ऑर्डर निकालने में, बॉन्ड ऑर्डर निकालने में, ठीक है ना। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर BO बराबर कितना NB माइनस NA अपॉन 2 से निकाल लेते हैं। अच्छा, अब आप ये मत समझिएगा कि ट्रिक्स नहीं बताई, मैं इसके बाद अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बेहतरीन टिप्स बताऊंगा। जैसे तुम किसी भी मॉलिक्यूल्स का कहिए, जैसे मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, ये है मॉलिक्यूल तुम्हारे मॉलिक्यूल्स, और इधर लिखे दे रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। तो मैं सबका बॉन्ड ऑर्डर इधर बता दे रहा हूँ। ये है तुम्हारा क्या H2, और बड़े में बता देता हूँ, चलो ट्रिप्स से बता देता हूँ। ये है मॉलिक्यूल्स और ये है तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर।
1 मिनट लगेगा वो बता दे रहा हूँ। H2 HE2 HE2 के बाद है तुम्हारा BE2 BE2 के बाद है तुम्हारा B2 B2 के बाद है तुम्हारा C2 C2 के बाद तुम्हारा क्या है N2 N2 के बाद तुम्हारा क्या है O2 O2 के बाद क्या है तुम्हारा F2। ठीक है ना। अब लोग O2 माइनस का रख के दे रहा हूँ, O2 प्लस का रख के दे रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखो मुझे अगर तुम कहो तो इसमें 1 है, इसका 0 है, इसका तुम्हारा 1 है, इसका तुम्हारा B2 का 0 है, इसमें तुम्हारा कितना आ जाएगा 2 है, इसका तुम्हारा 3 है, इसका तुम्हारा 2 है, इसका तुम्हारा कितना है 1 है, इसका तुम्हारा कितना, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16 1 17 7 1.5 है, इसमें 2.5 है। तो देखिए मैं बता दूं लोग तमाम तरीके हैं। अगर मॉलिक्यूल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं तुम्हारे 11 12 13 14, तो इसको आप बना लीजिए आधार 15 16 17 18। तो ये इधर का बॉन्ड ऑर्डर होता है पहले आपका 1.5, ये होता है 3, फिर आता है 2.5 और फिर इसके बाद आता है तुम्हारा 2 1.5 1। ये घटते क्रम में है तुम्हारा 3 के बाद ये आएगा 2.5, ये आएगा तुम्हारा 2। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1.5 और ये 10, ये आ जाएगा 1। तो ये सीक्वेंस तुम्हारा कि 10 के बाद 1.5 बढ़ाते जाइए और फिर 14 के जैसे 3 बॉन्ड ऑर्डर आ जाए तो घटाते जाइए। लेकिन अपना एक अलग ही तरीका है इसका निकालने का। ठीक है, अपना तो ये तरीका है, सीधे में बता दूं कि टोटल इलेक्ट्रॉन यदि कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे 4 8, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा तुम्हारा 0। कितना होगा 0। ठीक है, फिर 1 से 10 तक विषम इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा 0.5 और सम के लिए होगा, सम इलेक्ट्रॉन के लिए होगा 1। देख लीजिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन 2 4 और ये है आपका B2 का 8 10 12 और ये 14 और ये है आपका 16 और ये है आपका 18 और ये है आपका 17 और ये है आपका 15। तो देखिए ये एक रूल तो ये है तुम्हारा, दूसरा रूल ये है अगर 1 से 10 तक के लिए, ये किसके लिए है 1 से 10 तक के लिए, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 और 8 है तो 0 होगा। देखो 4 और 8 0 होगा। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा B2 0। ये मैंने गलत लिख दिया था। B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1, ये सॉरी गलत लिख गया था। ठीक है ना। तो आपको देखना है इसमें B2 का कितना 1 से 10 तक के लिए जो लागू होगा, तो 4 से 8 के लिए कितना है 4 और 8 में बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका 0, और 1 से 10 तक के लिए अगर विषम है तो कितना आएगा 0.5 और सम है तो ये देखिए सम है तो ये ठीक है, क्लियर हो गया। एप्लीकेशन ऑफ मॉड। तो देखिए मैं इसकी एप्लीकेशन बताता हूं, और एप्लीकेशन का यूज करके मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है। नंबर 1 बॉन्ड ऑर्डर निकालने में। ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर निकालने से क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB - NA/2।
बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्रिक्स में अगले वीडियो में बताऊंगा, बहुत सिंपल है, नहीं तो ये वीडियो बढ़ रही है, ठीक है ना। अगले आप वेट कीजिए, ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि जीवन में नहीं भूलेगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने, बॉन्ड ऑर्डर निकल आया। दूसरा, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी में, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी में अर्थात स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। क्या होती है? बॉन्ड ऑर्डर। केस इसमें एक लगता है केस, यदि टू और मोर मॉलिक्यूल्स के लिए, मॉलिक्यूल्स का DO समान हो तो फिर क्या होता है? तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो मॉलिक्यूल्स कम स्थायी होगा। मैं इसका एग्जांपल अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए, जैसे ये है तुम्हारा H2O2 N2, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है? 1 2 3। स्टेबिलिटी ऐसी हो जाएगी। लेकिन अब इधर देखिए आप, जैसे ये है H2 माइनस H2 प्लस, इधर देखिए आप ऐसी कंडीशन में, तो बॉन्ड ऑर्डर सबका कितना देखिए, बॉन्ड ऑर्डर H2 का कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 1 3, तो इसका आ जाएगा 0.5, इसका भी कितना आ जाएगा? 0.5, ठीक है ना। अब इनके ये तो मोर स्टेबल हो गया, तो जो है H2 तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। लेकिन इन दोनों में देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास? 3, तो सिग्मा 1s स्क्वायर एंटी सिग्मा 1s 1, और इसका देखिए जरा सिग्मा 1s 1। तो देखें इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैवी नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। H2 प्लस ज्यादा स्टेबल है देन H2 माइनस C, ठीक है ना। तो मॉड थ्योरी ने बताया कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन यदि 2 अथवा 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर आपका इक्वल आ गया, तो फिर जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे ये, ठीक जस्ट इसी टाइप से एक सवाल IT में आया था, Li2 और Li2 माइनस और Li2 प्लस का, ठीक है ना। बिल्कुल इसी प्रकार से इसकी स्टेबिलिटी निकल आएगी। अच्छा, अगला क्या इससे एडवांटेज हुआ है आपका? इससे हमें बॉन्ड एनर्जी का अनुमान लग गया। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है उसका जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। जैसे सपोज दैट H2 से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी O2, इससे ज्यादा होगी N2 की, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें जरा, और जैसे ये है तुम्हारा O2 प्लस और तुम्हारा हो गया O2 माइनस, इनका क्रम क्या है? तो आप देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मैं एक अलग से वीडियो मैंने बोला ना बताऊंगा, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन 16, इसमें 16 में से एक चलेंगे तो कितना? 15, इसमें 17। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं कि यदि मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रॉन आपके 14 या 14 से ज्यादा हैं, तो आप तुरंत देख लीजिए 10 से कितने ज्यादा हैं। तो 16 में 10 से कितने ज्यादा है? 6, तो 10 में से 6 घटा दीजिए, ठीक है ना। 10 से कितने ज्यादा है? 6, तो 10 में से 6 घटाइए और 2 का भाग दीजिए, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया? इधर 2, इसमें कितने हैं? 15, तो 10 से कितने ज्यादा है? 5, तो 10 से 5 घटाएंगे, 5 बचेगा, 2 का भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा। इस 17 इलेक्ट्रॉन तो 10 से कितने ज्यादा है? 7, ठीक है ना। तो 10 से 7 घटाओगे तो 3 बचा और 2 का भाग दोगे तो 1.5। आप वेट कीजिए, मैं अगली वीडियो में बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एंगल वगैरह इस टाइप से बताऊंगा कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से जब बॉन्ड ऑर्डर आ गया ये, तो देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? O2
प्लस की, फिर इसके बाद किसकी होगी O2 की, फिर किसकी होगी O2 माइनस की। तो ये बॉन्ड एनर्जी का कैसा घटता क्रम आ गया, ठीक है ना। इसके बाद बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 बटे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो हमें बंध लंबाई भी पता चल जाएगी। तो आई होप ये थ्योरी और इसका एप्लीकेशन आपको बेहतरीन पता चल गया। इसकी कुछ लिमिटेशन है, तो बेस पर थ्योरी के बताने के पहले लिमिटेशन मैं बताऊंगा। कहो तो 1 मिनट लगेगा, मैं ऐसी बोले दे रहा हूँ, आप याद कर लेना, ठीक है। अच्छा ओके, इसकी लिमिटेशन क्या है, ये मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री की व्याख्या नहीं कर पाई कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कितनी कैसी होगी। यह मॉलिक्यूल्स की शेप की व्याख्या नहीं कर पाई। यह मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एंगल में जो घटाव बढ़ाव आ रहा है, जैसे H2O का है तुम्हारा 104.5, NH3 का 107 और मेथेन्स का 109 डिग्री 28 मिनट है। तो ये बॉन्ड एंगल क्यों घटते बढ़ते हैं, इस टाइप की एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये इसके दोष भी हैं और ये थ्योरी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये थ्योरी बेहतरीन कंप्लीट हो चुकी होगी। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो बॉन्ड ऑर्डर का जो मैं नेक्स्ट वीडियो देने जा रहा हूँ तो इतना बेहतरीन होगा कि आपको मस्त मजा आ जाएगा। मैं इसी के साथ जो है आपका ये टॉपिक फिनिश करता हूँ। जय हिंद।